नमस्कार। आज मैं आप लोगों को कहानी नहीं सुना रही। कहानी उस अर्थ में जिसमें कल्पनाएं होती हैं, जिसमें कोई हम किसी के बारे में कहते हुए भी नहीं कह रहे होते और एक तरह से एक मिथ्या मतलब हल्का सा उसमें कल्पना के आधार पर ऐसा लगता है कि वो जीवन नहीं है। लेकिन जीवन अपने आप में भी एक कहानी होती है। अगर उसे लिख दिया जाए तो अजीब सी कहानी बन जाती है हम सब लोगों के लिए। आज मैं आप लोगों को सुना रही हूँ जनगण सिंह श्याम के बारे में, और इनके बारे में मैं सुना रही हूँ जो हमें हमारे बहुत ही बेहतरीन जो चित्रकार हैं अखिलेश, उन्होंने जनगण सिंह श्याम के बारे में क्या लिखा है। इस किताब में उनका नाम जनगण सिंह श्याम लिखा हुआ है, और एक और मैंने लेख पढ़ा जो कि मुझे भेजा अखिलेश ने, तो उसमें जनगण सिंह श्याम लिखा हुआ था। तो निश्चय ही मैंने पूछा कि क्या है नाम, जनगण या जनगण। तो मुझे बताया कि उनका नाम जनगण सिंह है। चूँकि मैं एक किताब से पढ़ रही हूँ तो संभव है कि बीच बीच में मुझसे जनगण सिंह पढ़ा जाए, लेकिन आप लोग उसे जनगण सिंह ही सुनिएगा। कोशिश तो मेरी भी रहेगी कि जो नाम है, जो सचमुच में नाम है, वही हो। मेरी कोशिश यही रहेगी। तो चलिए जानते हैं कि ये कलाकार कौन था, कैसा था, और हमारे अखिलेश ने इस कलाकार को कैसे देखा। उसके बारे में किताब का नाम है, उनके बारे में बहुत से लेख हैं, लेकिन जब श्याम की बारी आई तो उसके बारे में, और ऊपर लिखा हुआ है जनगण सिंह श्याम। उन दिनों अखबारों में, ये 2001 में उनकी मृत्यु हुई थी, तो उसी के बाद के अखबार होंगे 1962, 2001। आज आप लोग मेरे जो फेसबुक पर मैंने जो लगाए हैं उनके चित्र, उनके बारे में जो कुछ लिखा है उसको भी प्लीज़ एक बार पढ़ लें। उन दिनों अखबारों में उसके बारे में बहुत लिखा गया, ज़्यादातर लापरवाह और बेध्यानी से, भरपूर गैर जिम्मेदारी से, ज़्यादातर बिना सरोकार, बिना जाने सिर्फ बहती गंगा में हाथ धोकर प्रसिद्ध होने के लालच में। लिखे गए का ज़्यादा हिस्सा झूठ से भरा है। लिखे गए हर पाठ में हर विद्वान ने तथ्य जाने बगैर उसके बारे में मनगढ़ंत कहानी लिखी। कुछ अपना स्वार्थ साधते दिखे तो कुछ उसकी प्रसिद्धि के छींटों से भीगे खुद को उस जगह देखते हुए। यह सब एक बात स्पष्ट कर देता है कि अधिकतर लिखने वाले गैर जिम्मेदार थे और अपने माध्यम के प्रति उदासीन और अज्ञानी। उसके बारे में जितना छपा है उसे पढ़कर अब और ज़्यादा लिखने को उत्सुक ऐसे कई लोगों की भीड़ चली आ रही है जो अपनी जिज्ञासा में अनेकों छपे झूठों को सच मानकर बहस करने लगी है। परिणाम में एक बड़ा झूठ जो प्रचलन में आ ही गया है, जिसे गौंड कला के नाम से निसंकोच वापरा जा रहा है। भाषा की रवानगी देखी, और मालवी शब्द का इस्तेमाल भी, वापरा। उसके बारे में छपा है कि वह किसी जेल में बंद है और उसे वहाँ से आने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा एक खत उसने बिहार के कलाकार को लिखा है। उसका कोई खत बिहार के किसी कलाकार के पास नहीं आया। उसे जबरदस्ती बंद कर उससे अनेकों चित्र बनवाए जा रहे हैं। उसे बिना उसकी इच्छा के जापान ले जाया गया है। यह सब इस तरह की अनेकों बातें झूठ सिर्फ इसलिए साबित हो जाती हैं कि वह बच्चा नहीं था जिसे अपना अच्छा या बुरा न समझ आता हो।
वह दुनिया घूमा हुआ था और उसके इर्द गिर्द कई लोग थे जो ये जानते थे कि उसकी मर्जी के बगैर उसके साथ कुछ नहीं हो सकता था। जो ये जानते थे कि वह स्वतंत्र था और अपनी शख्सियत का मालिक था। वह जिद्दी था और दूसरी तरफ गहन संवेदनशील। उसमें आत्मसम्मान था और वो अपनी खोती जा रही पहचान के प्रति सजग था। एक घटना बतलाता हूँ। वह पेरिस से लौटा था। पेरिस में एक प्रदर्शनी हुई थी जिसमें दुनिया के 100 जादूगरों को आमंत्रित किया गया था जो अपनी उंगलियों से अचंभा पैदा करते हैं। पेरिस में ठंड रही होगी और उससे बचने के लिए उसने महंगी और नए फैशन की जैकेट खरीदी। उसके लौटने पर मैंने घर में एक दावत रखी थी जिसमें स्वामी जी और कुछ साथी कलाकार भी शामिल थे। दिसंबर के ठंड के दिन थे। हम लोग घर के आंगन में आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे थे। रात गहरा गई थी और आग की ताप और रस रंजन की वजह से बातचीत के विषय भी आग की लपटों में इधर उधर लहरा रहे थे। इसी बीच स्वामीनाथन ने चुटकी ली। अब तो तुम भी शहरी हो गए हो, ये जैकेट। उनका वाक्य अधूरा रह गया। वह झटके से खड़ा हो गया और आनन फानन में उसने अपनी जैकेट उतारी और आग में झोंक दी। जैकेट आधुनिक सिंथेटिक कपड़े की बनी थी। तुरंत ही आग पकड़ जलने लगी। वह वापस निश्चिंत बैठ गया और पहले की तरह बातें करने लगा मानो कुछ हुआ ही नहीं। इस घटना से साफ होता है कि एक स्वतंत्र आत्म अभिमानी कलाकार को हाँका नहीं जा सकता। रूपंकर में आदिवासी और आधुनिक कला को पास पास रख स्वामीनाथन एक बड़ा काम कर रहे थे। हमारे गुलाम मस्तिष्क में यह भेद बहुत ही साफ और गहरे धंसा है कि आदिवासी जो जंगल में रहता है वह अजूबे की बात है। इस आदिवासी को मानव समाज से बाहर रखकर अध्ययन का विषय मानकर मानो वह मनुष्य नहीं कोई और प्रजाति का जीव है। अनेकों ने ग्रंथ लिख अपनी विद्वता का झंडा गाड़ दिया है। इनमें से अक्सर सभी ने विषय से एक दूरी बनाए रखी। राजनेताओं ने भी ने आज तक 26 जनवरी पर निकलने वाले परेड में विचित्र नाच नाचने वालों से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। इस झांकी को आदिवासी रंग से भरने की शुरुआत हमारे पहले प्रधानमंत्री ने की और बाकी बचे प्रधानमंत्रियों का आदर्श चूंकि पहला वाला ही रहा, इसलिए आज तक 26 जनवरी के परेड के लिए इन आदिवासियों को शिद्दत से याद किया जाता है। इससे ज़्यादा इनके बारे में भारतीय समाज कुछ नहीं जानता। स्वामीनाथन एक बड़ा जोखिम ले रहे थे और वे कला में मौजूद भेद को समाप्त कर मनुष्य द्वारा की जाने वाली कला की महत्ता को केंद्र में लाने की पहल कर रहे थे। इसी पहल में उन्होंने कई प्रदर्शनियां भी आयोजित की। मुझे अच्छे से याद है जब स्वामीनाथन ने इसकी एक प्रदर्शनी दिल्ली की दीर्घा में आयोजित की तो सिर्फ 3 शहरी कलाकार प्रदर्शनी देखने आए। शेष ने स्वामी को छिड़का ही था कि वे क्या तमाशा कर रहे हो, ये कोई कला है। उन्हीं में से कई ने बाद में उस पर लेख लिखे कि कैसे उन्होंने उसकी प्रतिभा को पहली नज़र में ही पहचान लिया था और उन्होंने जो कुछ भी उसके लिए किया सिर्फ इसी कारण से वह अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हो गया। यह कहकर उन्होंने अपनी पीठ खुद ही एक बार और थपथपा दी। प्रसिद्ध नृतत्व शास्त्री श्री हीरालाल शुक्ल ने एक बार कहा, इतने सालों में जो काम कोई सरकार नहीं कर पाई, जो काम कोई और संस्था नहीं कर पाई, वो अकेले स्वामीनाथन ने कर दिखाया।
आदिवासी इलाकों में स्वामीनाथन को भगवान की तरह मानते हैं। यह बात सच भी है कि स्वामी जी की उस छोटी सी शुरुआत के कारण आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में रहने वाले लगभग 4 लाख आदिवासी जीविकोपार्जन के लिए अपने हुनर पर आश्रित हैं। उनके भीतर आत्मविश्वास और एक संबल जगा है। अब हफ्तों 10 रुपए की दिहाड़ी की मजदूरी का इंतजार नहीं करना पड़ता है। अब वे अपनी इच्छा और मर्जी से काम करते हैं और कमाते हैं। यह कोई आसान काम नहीं था। मैंने तो 4 लाख अपने अंदाज से ही लिखा है, संख्या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। 82 में शुरू किए गए इस यज्ञ की आँच से तप कर आज अनेकों मुल्कों में इस दिशा में काम हो रहा है और अब इसे आदिवासी कला कहने में भी एक तरह का नृतत्व शास्त्रीय फंदा ही नजर आता है और इसे और ज़्यादा मुक्त करने के लिए वर्नाकुलर कला भी कहा जाता है। मैं तो चाहूँगा कि इसे इस संबोधन से भी मुक्त किया जाना चाहिए और सिर्फ कला की तरह ही बरतना चाहिए। तब इस यज्ञ की आहुति पूर्ण होगी। इन अंतर्राष्ट्रीय बहसों को बीच में लाने में उसका भी हाथ है। वह भले ही अब इन सब बातचीत और बहस से बाहर चला गया है, किंतु उसी के कारण आदिवासी कला पर भारतीय समाज में ध्यान दिया जाने लगा। हालांकि उससे पहले भी कई कलाकार मौजूद थे और वे बहुत अच्छे कलाकार होने के साथ नामचीन भी थे, किंतु उनकी समझ का दायरा अपनी कला के साथ जुड़ा था, सीमित था। उसके बारे में यह कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि वह अनपढ़ था। ये बात जरूर है कि वह उस मैकॉले एजुकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ा था जो हम भारतीयों को अपने बारे में अज्ञानी और संस्कृति विहीन बनाता है, किंतु वह लिखता था और हिंदी में लिखे उसके अंतिम खत में हिज्जों की गलतियां शहर में पढ़े लिखे कई लोगों से कम है। यह खत उसके दाह संस्कार के बाद मिला, जिसे उसने अपनी आत्महत्या के 3 दिन पहले लिखा था। उस खत में जो उसने अपनी पत्नी ननकुसिया श्याम को लिखा था, कई बार चिंता करता है बच्चों की, घर की और परिजनों की। वह अपने आने के बारे में 2 बार लिखता है। वह कहता है कि 21 या 29 जुलाई को लौट रहा है। वह यह भी कह रहा है कि अम्मा और ठाकुर साहब से मिलकर मेरे बारे में विचार करने को कहना और जानना कि मेरे साथ क्या होगा। एक जगह यह भी लिखता है, पता नहीं अब आप लोगों से मिल सकूंगा या नहीं, ऐसा लगने लगा है। यह वाक्य खत के आखिरी हिस्से में लिख रहा है। इसके बाद वह यह भी लिख रहा है कि मंगत से कहना अगले रविवार को फ़ोन करूंगा। खत में कई बार जिक्र है मेरे बारे में विचार करना। विचार करना नहीं, अम्मा और ठाकुर साहब से कह करके विचार करवाना। क्यों, ये हम आगे जानेंगे। चिंता है बच्चों की, परिजनों की। जिक्र है वीज़ा बढ़वाने का, 90 दिनों का टूरिस्ट वीज़ा। आने की तारीख का जिक्र भी है। यहाँ 2 बातें साफ हैं कि वीज़ा खत्म होने पर वीज़ा बढ़ाया गया है और आने की तारीख बढ़ाई गई है, जो उसी माह के 10 दिन बाद वाली तारीख है, यानी वह अगले 10 दिन और रुकेगा। 2001 में जब उसकी मृत्यु का फैक्स आया था, तभी से मेरे मन में कभी इस जगह जाऊंगा, कहाँ, जापान में, का विचार बैठ गया था। मेरे माने अखिलेश के। 14 बरस बाद यह मौका मिला और मैं मिथिला संग्रहालय निगाता गया। मिस्टर हासेगावा, जो एक दिलचस्प, दिलकश, दिलदार और जिंदगी को भरपूर जीने वाले शख्स हैं, इस संग्रहालय के निदेशक, मालिक, रचयिता
संरक्षक आदि सभी कुछ हैं। उनके साथ बिताए गए 7 दिनों में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ बनावटी है, कुछ संदेहास्पद है, ऐसा नहीं लगा। जापान में संग्रहालय, वो भी भारतीय लोक आदिवासी कला का संग्रहालय, यह सब एक दीवानगी लग सकती है, जो कि वास्तव में वही है, दीवानगी ही है। इस दीवानगी की शुरुआत 70 के दशक से होती है। मिस्टर हासेगावा टोक्यो में रहने वाले संभ्रांत परिवार के सदस्य हैं, जो समुराई, एक तरह के विशेष तलवारबाज योद्धाओं की 16वीं पीढ़ी से हैं। हासेगावा समुराई के 16वीं पीढ़ी से हैं। 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे पहाड़ों में जाकर रहेंगे और वे टोक्यो छोड़कर इधर चले गए। कुछ वर्ष इस सुनसान पहाड़ी इलाकों में भटकते रहने के बाद जब वे कुछ काम से टोक्यो गए थे, वहाँ किसी हिप्पी को, जो हिंदुस्तान से लौटा था, मिथिला मधुबनी के कुछ चित्र बेचते हुए देखा। उनकी जिज्ञासा उन्हें वहाँ खींच ले गई और उन्होंने उससे चित्र लेकर देखना शुरू किए। उसमें एक चित्र पर उनकी नज़र अटक गई। यह चित्र था गंगा देवी का। चित्र की कलात्मकता पर रीझे, कल्पना में उलझे मिस्टर हासेगावा कुछ ही महीनों बाद मिथिला में गंगा देवी से मिल रहे थे और इस बार उन्होंने कुछ ज़्यादा चित्र खरीदे। 82 में मिथिला संग्रहालय की शुरुआत इच्छा शक्ति और अपने खर्चे से कर डाली। इसके बाद लगातार गंगा देवी, जमुना देवी, बोवा देवी ही नहीं, अनेक आदिवासी कलाकारों को वे आमंत्रित करने लगे और आज संग्रहालय में गंगा देवी, नीलमणि देवी, दिव्या सोमा महाशय, जनगढ़ सिंह श्याम आदि अनेक कलाकारों की कलाकृतियों का विशाल और महत्वपूर्ण संग्रह है। इतने वर्षों में उनका लक्ष्य सिर्फ उत्तमता ही रहा। संख्या से कभी मिस्टर हासेगावा प्रभावित नहीं हुए। इन 4 भारतीय कलाकारों की कलाकृतियों का श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण संग्रह भारत में नहीं, जापान में है, जो सिर्फ एक आदमी की दीवानगी से पैदा हुआ है, मिस्टर हासेगावा। निगाता टोकामाची शहर से कुछ दूर पहाड़ियों में बसा इतना छोटा गांव है कि उसमें सिर्फ एक ही परिवार रहता है। यह परिवार जाहिर है मिस्टर हासेगावा का है, जिसमें उनकी पत्नी, लड़का और लड़की के अलावा 2 कुत्ते भी शामिल हैं। ठंड के मौसम में यह जगह दुनिया से लगभग 5 महीनों के लिए कट जाती है। यहाँ 4 मीटर तक बर्फबारी होती है, 4 मीटर, जिसकी सफाई की जिम्मेदारी मिस्टर हासेगावा की ही है। वहीं सामने एक छोटा सा तालाब है जिसमें आसपास लोग मछलियां मारने आते हैं। वैसे मारने नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगला वाक्य बताता है कि मछलियां मारने नहीं आते। ये लोग मछली बामुश्किल पकड़ते हैं और जो पकड़ते हैं उसे वापस तालाब में छोड़ देते हैं। यानी मछलियां पकड़ने आते हैं, मारने नहीं। सामने की पहाड़ियां पेड़ों से भरी हैं, पीछे उतराई है जो धीरे धीरे उस सड़क तक चली जाती है जो इसी गांव को आती है। 2 कौवे स्थायी रूप से मछलियों के लिए कांव कांव करते उड़ते रहते हैं। एक बिल्ली है जो यहाँ वहाँ भटकती रहती है। मिस्टर हासेगावा का घर तालाब किनारे है और उनके 4 घर और यहीं आसपास हैं। ये सभी घर संग्रहालय में आने वाले कलाकारों के लिए आश्रय स्थल है। इन्हीं में से एक घर में, जो मिस्टर हासेगावा के घर के दाईं ओर है, वह रहा था, जहां उसने न जाने क्यों अपनी यह लीला समाप्त कर दी। सरपीली सड़क इस गांव तक जाती है जिस पर पेड़ों से गिरे पत्तों का भूरा रंग बिछा हुआ है। तालाब किनारे ही एक मंदिर है जो देखभाल और मरम्मत के लिए इन दिनों बंद है। मोड़ पर जहाँ से मिथिला संग्रहालय दिखना शुरू होता है, पहाड़ की चट्टानों के बीच अलाव में एक देवता की प्रतिष्ठा की गई है जो यात्रियों को सुरक्षित रखने का काम
करता है। आसपास के इलाकों में ढेरों गर्म पानी के गंधक भरे सोते हैं, जिन्हें वहाँ के स्थानीय लोगों ने स्नान घर में तब्दील कर लिया है, और सभी जगह लोग नंग धड़ंग स्नान करने आते हैं। आसपास की पहाड़ियों पर ज़्यादातर चीड़ के वृक्ष हैं, और पास ही एक झरना है जिसका धातुज पानी स्वास्थ्यकारी है। इस पूरे इलाके पर प्रकृति मेहरबान है। चारों तरफ पहाड़ियाँ, ऊपर खुला आसमान, साफ हवा और उसमें वानस्पतिक गंध। यह सब मिलकर आपको प्रेरित करती है कि इस खुले जंगल में विचरने को, जहाँ चीड़ के ऊंचे वृक्षों की फुनगी पर छोटी छोटी चिड़िया चहचहाती बैठी हैं और बीच बीच में एक दूसरे का पीछा करती उड़ती हैं। उनकी तीखी आवाज़ आपका ध्यान खींचती है। चक्करदार सड़क पहाड़ों पर ऊपर नीचे आती जाती दिखती है, जिसके किनारों पर पेड़ों के पत्ते झड़ करके जमा हैं। इन्हीं सड़कों पर तो वह भी भटका होगा और गाया होगा कभी कोई गीत। उसके बारे में जो अखबारों में छप रहा था वह सनसनीखेज पीली पत्रकारिता का अकाट्य उदाहरण है। हर बात कुछ ऐसी छापी जा रही थी मानो संवाददाता वहीं खड़ा होकर लिख रहा हो। हमारे गैर जिम्मेदार कलाकारों का एक बड़ा समुदाय इस पीली पत्रकारिता की गर्म खबरों का मजा ले रहा था और आज तक उसी को सही समझता हुआ अपना शेष जीवन शेष कर रहा है। इस तरह की खबरों और बकवास का सामना मुझे रोज करना होता था। उन दिनों शासन ने मुझे इस विषय को बरतने का निर्देश दिया था, जिससे भारत भवन से ही पत्रकारों को वास्तविक घटनाक्रम का विश्वस्त ब्यौरा मिल सके, जो हम लोगों में से किसी के पास नहीं था। रोज सुबह शाम पत्रकार नियमित रूप से आते थे और उनके पास दिल्ली में छप रही इन ऊल जलूल खबरों का ढेर होता था, जिसमें एक प्रश्न रोज पूछा जाता था कि उसने वहां जाकर आत्महत्या क्यों की। यह किसी को नहीं मालूम था और इस बारे में कोई कयास लगाना, किसी को जिम्मेदार ठहराना उसी पीली पत्रकारिता की गैर जिम्मेदार बाढ़ में बह जाना था। सो मैं उन्हें एक कहानी सुनाता था। आखिर वो जापान जाकर क्यों मरा? नीलगिरी के पहाड़ों में एक तोता रहता था। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ उसका दोस्त था। जब भी गरुड़ को फुर्सत होती वो अपने दोस्त से मिलने चला आता और वे घंटों बातचीत करते और कभी मिनटों। यह क्रम कई वर्षों से लगातार चला आ रहा था और एक बार तोते का ध्यान इस तरफ गया कि उसके बच्चे, उनके बाद कई और बच्चे मर चुके हैं, किंतु वह अभी तक जिंदा है। वह भी किसी दिन मर जाएगा और उसकी यह दोस्ती खत्म हो जाएगी। और यह सोचते ही वह चिंता में डूब गया। उसने अपनी चिंता गरुड़ से व्यक्त की और कहा, अरे तुम तो उनके वाहन ही हो, क्यों न उनसे कहकर मुझे अमर करवा देते हो, सो हमारी दोस्ती भी बरकरार रहेगी। गरुड़ को भी बात समझ में आ गई। वो भगवान विष्णु के पास पहुंचा और उसने अपनी व्यथा कथा, अपनी क्या, अपने दोस्त की, जो उसकी भी हो गई थी, व्यथा कथा कह डाली। विष्णु ने कहा, अरे मैं तो पालनहार हूँ, किसी को अमर नहीं करता, किंतु चलो भगवान शिव के पास चलते हैं, वो अक्सर अमर होने का वरदान देते रहते हैं, तो उन्हीं से बात कर लेते हैं। भगवान शिव सुनकर बोले, देखो मैं उसी को वरदान देता हूँ जो मेरी कठिन तपस्या कर मुझे प्रसन्न करता हो। अतः हमें भगवान ब्रह्म के पास जाना होगा। वे दोनों भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और पूरा किस्सा बतला ही रहे थे कि तीनों ने देखा कि यमराज उस तोते को लिए चला आ रहा है। हाय राम! अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही नाराज हुए
और यमराज को कहा, ये क्या किया? हम इसी तोते को अमर करने की बात कर रहे थे और तुमने उसे मार दिया। यमराज ने कहा, क्षमा चाहता हूं, किंतु मैंने इस तोते की बहुत ही असंभव मृत्यु लिखी थी। मैंने लिखा था कि जिस दिन ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे बारे में बात करेंगे उसी दिन तू मरेगा। अब आप लोगों को कहाँ फुर्सत कि एक मामूली तोते के बारे में बात करते। बरसों बाद आज आप तीनों मिले, इसके बारे में बात की और यह मौका आ गया। यह कहानी मृत्यु की अनिश्चितता की कहानी है। सब अपनी मृत्यु की ओर अनजाने ही जा रहे हैं। उसके लिए किसी तरह का कारण ढूंढना मनुष्य की कमजोरी का ही प्रमाण है। मनुष्य मृत्यु की भयावहता जो है नहीं, उससे भयभीत हो, उससे अपना किसी तरह अस्थायी संबंध बनाने के लिए उसका कारण ढूंढता रहता है। जन्म की तरह मृत्यु भी अनिश्चित है। जन्म के अनिश्चित होने की तरफ हमारा ध्यान इसलिए नहीं जाता होगा कि कुछ हासिल हुआ है। मृत्यु में वह कुछ खोता है, इसीलिए वह अपने को सांत्वना देता है और यही उसकी कमजोरी है कि वह सांत्वना की तलाश में है। इस कहानी को सुन अनिश्चय से भरे पत्रकार हमेशा ही चुपचाप चले जाते थे। मृत्यु के 11वें दिन उसका शरीर आ गया था, जिसे मिस्टर हासेगावा ने एक बड़ी राशि उधार लेकर अपने खर्चे से भेजा था। इसी के साथ उसके चित्र और उसका सामान भी लौटा, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या में चित्र थे, और उसके बाद जिस चीज़ की संख्या ज़्यादा थी वह दवाइयाँ थीं। 11 दवाइयाँ, जिसमें से 9 दवाई विषाद यानी डिप्रेशन की थी, 9 में से 5 गहरे विषाद एक्यूट डिप्रेशन की। मिस्टर हासेगावा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वह गहरे विषाद का मरीज था, और उन्हें यह भी आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर ने जनगण को इसके बावजूद आने की अनुमति कैसे दे दी। इतने गंभीर हालात में जनगण उस जगह गया जो दुनिया में एक ऐसा इलाका है जहां आत्महत्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। गांव का एकांत, रुकने की लंबी अवधि, साथ ही कलाकार की अनुपलब्धता, गहरा विषाद और शहरी लोगों का अकाट्य अविश्वास, यह सब उसके साथ थे। इन सब के साथ वो रच रहा था अपना अंतिम चित्र। भारत के शहरी लोगों का आदिवासियों के प्रति जो व्यवहार है, उसका एक उदाहरण यहाँ रखना बहुत जरूरी है। इससे साफ पता चलता है कि सिर्फ स्वामीनाथन ही थे जिनके साथ इन कलाकारों का सीधा संवाद सिर्फ इसलिए हो सका कि स्वामी जी ने वैसा भेद नहीं रखा। वे उनके साथ खाते पीते थे, उनके घर चले जाया करते थे, उन झोपड़ियों में सो जाया करते थे, उनके बीच उन्हीं की तरह रहा करते थे। भोपाल में विधान भवन बनकर तैयार हो चुका था और उसके वास्तुशास्त्री ने 3 कलाकारों को काम करने के लिए चुना, जिनमें से 2 शहरी कलाकार थे और तीसरा जनगण। चार्ल्स कोरिया ने, जो देश के जाने माने दुनिया भर में प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, दोनों शहरी कलाकारों को पूरी छूट दी कि वे जो चाहे कर सकते थे। उन्हें इन कलाकारों पर विश्वास था, जिन्हें वे उतना ही जानते थे जितना जनगण को, कि वे जो भी काम करेंगे कमाल करेंगे। जनगण एक आदिवासी, एक अनपढ़, एक गंवार, गांव में रहने वाला क्या करेगा? इसलिए चार्ल्स कोरिया ने जनगण के कैटलॉग, पुस्तकों में छपे चित्रों को काट काट कर एक निहायत ही भद्दा और बेढप कोलाज बनाया और जनगण को भेज दिया कि इसकी नकल करो।
इसकी नकल कर। मैं चूंकि विधान भवन की भीतरी साज सज्जा के लिए जिम्मेदार था और अन्य कामकाज भी देख रहा था, उसी बीच जनगण यह कोलाज लेकर आया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। भराए गले से बोला, ये भेजा है और इसकी नकल करने को बोला है। क्या मैं नकल करूंगा? मैं यह नहीं करना चाहता हूं। मैंने उसे कहा, मना कर दो, तुम्हें यह काम नहीं करना है। लेकिन दूसरी दिक्कत थी उसकी। उसने इस काम के लिए अग्रिम धनराशि लेकर अपने घर में ठहरे भांजों की फौज पर खर्च कर दी थी। खैर, ये सब अलग बात है। महत्वपूर्ण यह है कि चार्ल्स कोरिया, जो स्वयं एक अच्छे कला संग्राहक और कला पारखी थे, जिन्होंने कई कलाकारों को प्रोत्साहन दिया और उनकी कलाकृतियों को अपनी रचनात्मकता में शामिल किया है, उसी का चार्ल्स कोरिया ने अनजाने नहीं, यह जानते हुए कि जनगण विश्व प्रसिद्ध कलाकार है, किंतु सिर्फ इसलिए कि वह आदिवासी है, अतः उसे काम करने की स्वतंत्रता नहीं दी। ये व्यवहार सामाजिक रूप से मान्य है। सभी लोग, बल्कि संवेदनशील कलाकार भी ये दूरी, ये अविश्वास, ये अछूत व्यवहार बनाए रखते हैं। इन आदिवासी कलाकारों के मन में यह भेदभाव निश्चित ही अपनी जगह बनाता है और बरसों से इसने स्थायी जगह बना ली है। इसका बड़ा उदाहरण ये है कि जब किसी आदिवासी से आप बात कर रहे हैं तो पहली बार वो आपकी बात सुनता ही नहीं, सुनता है किंतु उसे दर्ज नहीं होने देता। दर्ज नहीं होता है तो वह समझता भी नहीं है। उसे अपनी पीढ़ियों के अनुभव से यह पता है कि हर शहरी आदमी यदि उससे बात करने के लिए आया है तो उसे लूटने को आया है। चार्ल्स को यह अंदाजा भी नहीं था कि वो किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, इसलिए चार्ल्स अपने रचने में वो सब नहीं कर पाए, जबकि जनगण की रचनात्मकता में अनेकों रास्ते खुलते हैं। जनगण का यह सृजन इस तरह की छोटी मोटी व्याधियों से परे कल्पना की उस ऊंची उड़ान का प्रमाण है जहां अचंभा पैदा होता है। जनगण हर अर्थ में चार्ल्स कोरिया से ज़्यादा मौलिक, ज़्यादा रचनात्मक और कुछ अधिक ही योगदान देकर गया है। उसमें सिर्फ एक ही कमी थी कि वह आदिवासी था। यही आदिवासी जापान में अपना अंतिम चित्र अधूरा छोड़ जीवन से मुक्त होता है, अपने घर से दूर, अपने परिजनों से दूर, अपने परिवेश से दूर, एक अपरिचित देश में, अनजान संस्कृति में। जापान जनगण तीसरी बार गया था। जाना नहीं चाहता था। उसने 2 बार अपने जाने की तारीख बदली, तीसरी बार चला गया वापस न आने के लिए। जनगण को शायद पता भी न था कि वो अपनी मृत्यु की ओर जा रहा है। किसी को भी आकस्मिकता का अंदाजा नहीं था। वह वहाँ गया, रहा 3 महीने और खूब काम किया। जो अंतिम 2 काम किए जनगण के कामों की तरह नहीं है। मैं यहाँ जाना चाहता था और उसके अंतिम चित्र को देखना चाहता था। मिस्टर हासेगावा ने बहुत ही उदारतापूर्वक, अत्यंत आत्मीय और निहायत ही जीवंत शालीनता से आवभगत की। उनके लिए भी यह नया था। वे भी पिछले 14 सालों से अखबारों में छेड़े गए भर्त्सना और निंदनीय अभियान के तहत से आहत इस विषय पर किसी से बात नहीं करते थे। उन्होंने जनगण का चित्र संभाल कर अच्छे से बांध कर रख दिया था। वे तैयार हुए इस विषय पर बात करने के लिए और वो चित्र भी खोल कर दिखलाया। जनगण का अंतिम चित्र मेरे सामने था। बेहद संतुलित और सुविचारित,
जनगण जैसा करता था उससे थोड़ा अलग। इसमें मछलियां हैं और वे पानी में हैं। मछलियां हैं और वे पानी में हैं। जनगण ने पानी भी चित्रित किया, यह पहली बार किया। जनगण के चित्र जो अक्सर सफ़ेद पार्श्व में ही होते हैं, उससे अलग यह चित्र था। इसमें अवसाद का लक्षण ढूंढना बेवकूफ़ी ही होगी। जनगण को खुद भी पता नहीं था कि वो क्या करने वाला है। 3 दिन पहले ही चिट्ठी में पत्नी को लिखा था कि मेरे बारे में अम्मा से, ठाकुर साहब से विचार करवाना। मैं 21 तारीख को लौट रहा हूँ। चित्र तो जनगण के चित्र की तरह ही है। 7 मछलियाँ हैं, कुछ वनस्पति यहाँ वहाँ धब्बे की तरह, और हरे रंग का पानी जिसमें वे तैर रही हैं। ये हरे रंग का पानी जनगण के चित्रण शैली में बाहर से आया है। यह कुछ यथार्थवादी ढंग है विषय को चित्रित करने का। इससे पहले जो मछलियां चित्रित की हैं उसमें पानी नहीं चित्रित किया कभी। विषय का चित्रण ही जनगण की विशेषता रही। ये 7 मछलियां जनगण की चिर परिचित कलम में चित्रित की जा रही थी। उनका अलंकरण भी चल रहा था। इस अधूरे चित्र में भी पूरापन है। इस अधूरे चित्र में भी पूरापन है। बस आँख में खटकती हैं मछलियों की आँखें, जिन्हें चित्रित किया जाना बाकी था। काम तो बहुत सा बाकी है, और जनगण शायद 1 हफ्ते और रुकता तो यह चित्र पूरा होता, और आज जनगण भी हमारे बीच होता। किंतु ऐसा नहीं होना था। व्यथित, भरमाया और गहरे विषाद से ग्रस्त उस एकांत में, उन पहाड़ों के बीच, उस अकेले गांव में अकेला था, और उस अकेलेपन में उसका मन विचलित और भ्रमित अनेक कल्पनाओं से भर चुका होगा। वे कल्पनाएं जो उसकी प्रखर कल्पना शक्ति से लगातार उत्तेजित और संचारित हो रही होंगी। फिर भी मैं कोई कारण नहीं बता सकता कि ऐसा उसने क्यों किया। उस दिन जनगण 10 बजे तक चित्रित कर रहा था। फिर खाना खाने अपने घर गया तो लौटा नहीं। मिस्टर हासेगावा ने शाम 5 बजे के करीब किसी को भेजा कि देखो जनगण अभी तक लौटा नहीं, उसे बुला लाओ। और जो बुलाने गया वो अब अकेला सोना भूल चुका है। उसे पहले तो कई हफ्तों नींद नहीं आई, अब आती है तो किसी के साथ। इस अधूरे छूटे चित्र में ये मछलियां अंधी हैं, आंखें खाली हैं। यह संयोग ही है कि बस्तर की कुटुम्बसर नामक एक जगह, ध्यान से सुने, यह संयोग ही है कि बस्तर की कुटुम्बसर नामक एक जगह, जहाँ पहाड़ों के चट्टानों के बीच दरारों में से नीचे उतरना शुरू करते हैं, तो करीब 300 मीटर तक नीचे उतरते जाते हैं। 300 मीटर तक नीचे उतरते जाते हैं। नीचे जाकर बहुत बड़ी बड़ी जगह है, खुली है, और बीच दरारों की झिर्री से निकलता पानी का जमा छोटा सा पोखर भी है। जब पोखर बन ही गया है तो उसमें मछलियां भी हैं। यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है, बल्कि कभी पहुँची ही नहीं है सूरज की रोशनी। यहाँ कभी नहीं पहुँची सूरज की रोशनी। यहाँ ये मछलियाँ अंधी हैं। इस पोखर की मछलियाँ अंधी हैं, इनकी आंखें नहीं हैं। इनको इन आंखों की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कोई रोशनी ही नहीं है। ये मछलियां बिना देखे मर जाती हैं।
जबकि बाहर की मछलियां जो सूरज की रोशनी में हैं कभी सोती ही नहीं, उनकी आंखें कभी बंद ही नहीं होती, वो हरदम खुली रहती हैं। और ये मछलियां, इनकी आंखें ही नहीं है। सूरज जो नहीं, रोशनी जो नहीं है। जनगण ने अंतिम चित्र के पहले का चित्र भी मछलियों का ही बनाया, और वे आंखों वाली मछलियां हैं। और हाँ, जनगण ने इन मछलियों के होठों पर लिपस्टिक भी लगाई है, सुर्ख लाल रंग की लिपस्टिक। अपना आखिरी चित्र जो वह पूरा किए बगैर चला गया, कई मायनों में पूरा ही है, सिर्फ अलंकरण बाकी है। मछलियों की आंखें और होठ चित्रित करना बाकी है, पानी में तैरती वनस्पति बाकी है, शायद वे छोटे जीव भी हो सकते हैं। ये मछलियां मसवासी देव के जाल और शिकार से बाहर हैं। जनगण पहली बार कुछ ऐसा चित्रित कर रहा है जो उसके प्रधान समुदाय की स्मृति का अंश नहीं है। यह एक यथार्थवादी चित्रण है जो प्रधानों की परंपरा में शहरी दरार है। न जाने क्यों जनगण इस विषय पर पहुंचा होगा। क्या जनगण अपनी पारंपरिक सोच से बाहर इन मछलियों तक पहुंचा जो लिपस्टिक लगाए हैं? जनगण के पास विषय चुक गए थे? वह क्यों आकर्षित हुआ इस तरह के गैर पारंपरिक विषय की ओर? क्या जनगण अब अपना आदिवासी होना भूल रहा था? यह शहरी सभ्यता का आतंक उसके सर पर चढ़कर बोलने लगा था। घर में अनेक भांजों को पालना उसकी सामुदायिक मजबूरी थी। वह इस बोझ को उठाने भोपाल नहीं आया था और न ही जापान। एक मजबूरी में वह इसका निर्वाह भी कर रहा था और अपने गहरे विषाद में गहराई भी। इससे बचने का एक ही रास्ता उसे नजर आ रहा था और वो अक्सर अपनी पत्नी से कहता रहता था, अब गांव वापस चले, जहां वह वापस नहीं जा सका, कभी नहीं जा सका और जा भी नहीं सकेगा। उसके लिए चित्र बनाना और उसमें रहना ही जीवन था। जनगण के लिए 20 लोगों का पालना, जो युवा और बेरोजगार हैं, मुश्किल काम था। वह अपने लिए नहीं गया था, वह इन लोगों के भोजन प्रबंध के लिए कुछ धन जुटाने जापान गया था। वह अपने साथ बहुत से चित्र लेकर गया था, जिसे मिस्टर हासेगावा खरीद लेते तो उसे कुछ अतिरिक्त धन मिल जाता। वह जाना नहीं चाहता था, उसके पास छुट्टियां नहीं थी। उसने भारत भवन में छुट्टी की अर्जी नहीं दी थी। वह बिना बताए जापान गया और बिना बताए ही इस दुनिया से भी चला गया। वह अपने संसार में खुश था, जहां उसकी बीवी, 3 बच्चे और चित्र थे। वह उसके संसार में अवसाद में था, विषाद में था, जब बहुत से लोगों को पालना, नौकरी करना, छुट्टी लेना, यात्रा करना, ठगा जाना, अपमानित होना और अविश्वास से देखा जाना बहुतायत में था। वह खुश रहा होगा जब यह संसार छोड़ रहा होगा। वह खुश रहा होगा, शायद खुश रहा होगा जब वह संसार को छोड़ रहा होगा। कला को, कलाकार को और इसे लिखने वाले को प्रणाम।